नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न जो है वो हो गया और अब पूरे देश की निगाहें और पूरे देश को इंतज़ार है कि नतीजे का, और नतीजे जो हैं वो 4 जून को आएंगे और उसी दिन साफ हो पाएगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर राहुल गांधी का खेमा जो है वहाँ से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। देखिए होगा क्या, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम बिहार में की बात करने जा रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों पर हम आपको बताने जा रहे हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वैसे तो नतीजे 4 जून को आ रहे हैं, लेकिन आज तारीख है 1 जून और इस दिन हम आपको बता रहे हैं जो हमारा एग्जिट पोल है, जो हमारे संवाददाता जो वोटिंग देकर निकल रहे थे उनसे जो पूछताछ हुई है, उनसे जो मालूमात हुई है, उन सब जानकारियों को इकट्ठा करके एक वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि 40 सीटों में जीत कौन रहा है एनडीए और हार कौन रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहले चरण से। पहले चरण में जो है वो वोटिंग 4 लोकसभा सीटों के लिए हुई थी बिहार में, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। हम सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। शुरुआती सीट जिसकी हम बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा सीट की। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे सुशील सिंह और तो दूसरी तरफ उम्मीदवार आरजेडी के थे अभय कुशवाहा। सर, दोनों उम्मीदवारों में से अगर आप किसे एज देंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपकी नज़र में क्या फीडबैक आया? क्योंकि पहले चरण में वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी कम था और सुशील सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और एक दाव जो लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा को लेकर खेला था, कुशवाहा कार्ड खेला था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद उन्होंने एक दाव खेला कि हम कुशवाहा को ज़्यादा टिकट देंगे, है ना। तो कुशवाहा माने पिछड़ों में कुशवाहा का प्रतिशत अच्छा है, तो उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला और अभय कुशवाहा को वहाँ से उम्मीदवार बना दिया। नवादा से पहले फेज में श्रवण कुशवाहा को नवादा से उम्मीदवार बना दिया। तो एक वहाँ खेल अच्छा था। हालांकि उससे पहले दांगी, कुशवाहा में एक दांगी जाति होती है, उससे 2019 में उपेंद्र जी थे वहाँ, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हम से थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे, है ना। लेकिन इस बार सुशील सिंह को लेकर के कुछ वहाँ दूसरे तरह की सियासत चल रही थी और औरंगाबाद का सीट जो है फंसा हुआ दिख रहा है। लेकिन फंसा हुआ में एज आखिरी तौर पर कई लोगों से जब बात करते हैं तो सुशील सिंह को ही मिल रहा है। मतलब कि ये सीट जो है वो कम मार्जिन से ही सुशील सिंह निकाले हैं। कुछ नाराजगियां रही मौजूदा जो एमपी सुशील सिंह मतलब जो एक बेस पॉइंट पर था ना कि जो दलित वोटर थे, अति पिछड़े वोटर थे, तो उनका जो एक मुश्त वोट था वो अगर मूव नहीं किया होगा तो इसमें सुशील सिंह को एज मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं अगली सीट, गया लोकसभा सीट। यहाँ से हम पार्टी के तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो खुद जीतन राम मांझी थे, तो दूसरी तरफ आरजेडी के खेमे की तरफ से कुमार सर्वजीत जो हैं वो उम्मीदवार थे। यहाँ से कौन जीत रहा है हम पूछेंगे कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी से। क्या लग रहा है सर, गया में क्या इजीली निकाल लेंगे जीतन राम मांझी या गया सीट पे? देखिए, एक जगह तो मुझे ऐसा लगा था गया सीट को लेकर के जीतन राम मांझी काफ़ी मेहनत भी जीतन राम मांझी ने किया था और चूंकि सर्वजीत इधर पासवान जाति से थे और पूर्व सांसद राजेश पासवान के बेटे हैं, उनका अपना एक मतलब इमेज है वहाँ और मंत्री थे। राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक वोट बैंक सारे जगहों पे है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और चूंकि माले साथ में आ जाता है तो माले का भी अपना एक वोट बैंक है, लेकिन गया में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता है। हालांकि कई लोग जो एक दूसरे के खेमे में हैं वो मिठाई भी बांट चुके हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन एक मास वोट जो है, जैसे मांझी का बड़ा जो मास वोट है, पासवान का वोट है, सर्वजीत पासवान है, लेकिन आपको याद होगा कि ठीक जमुई की रैली में, तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान की मां को लेकर के और चिराग पासवान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें, कुछ गंदी बातें की गई थी, जिसका प्रभाव वहां के पासवानों पर हुआ था। और रातों रात वो पासवान जो सर्वजीत पासवान वहां थे, जो वोटरों को प्रभावित, उनका अपना एक इमेज था, वहां चिराग पासवान को गाली देने के बाद एक टर्न होता है और वहां लोग जो है पासवान जाति के वोटर भी मांझी पर चढ़ जाते हैं, यानी कड़ाही में वो चले जाते हैं। कड़ाही छाप था इनका। लेकिन एक दो जगहों पे ऐसा देखा गया था कि हम तो फूल खोज रहे थे,
कड़ाही नहीं था। तो इस तरह की बातें भी सामने गया शहर में वोटिंग फीसदी जो है बहुत लो बीजेपी के वोटर नहीं निकले, ये सब सारी बातें। हाँ, लेकिन जो एक आप कह सकते हैं कि भूमिहारों का वोट हो गया, राजपूतों का वोट हो गया, फिर आपको ये जो अति पिछड़े वोटर हैं, वैश्य मतदाता हैं, फिर आपको जो दलित में मतदाता हैं, 13 जातियां हैं, ये सब वोटरों का अच्छा खासा जो है वो कड़ाही छाप को, मतलब एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को गया है। लेकिन अब दोनों तरफ से लोग कहते हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एज जो है वो जीतन राम मांझी। ये कुमार सर्वजीत एक बार मुझे मिले, हालांकि आप अपने भी राय रख सकते हैं। हाँ, कुमार सर्वजीत मुझे मिले थे चुनाव के बाद पटना में, तो उन्होंने कहा लिख के रख लीजिए हम जीत रहे हैं वहाँ से। और जब हम पार्टी की तरफ से उनके करीबी लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं आप भी लिख रखिए कि जीतन राम मांझी कंफ्यूजिंग है, लेकिन लेकिन है कि जीतन राम मांझी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए अब चलते हैं, पहले ही चरण में चुनाव जो है वो नवादा लोकसभा क्षेत्र में भी हुआ था। यहाँ पर जो है वो बीजेपी की तरफ से पहली दफा विवेक ठाकुर चुनावी रण में थी, तो आरजेडी की तरफ से भी पहली दफा श्रवण कुशवाहा जो है वो चुनावी रण में थे। कुशवाहा पर बड़ा दाव जो है वो महागठबंधन की तरफ से खेला गया। बिहार में कुल 7 उम्मीदवारों को जो है वो कुशवाहा समाज से आने वाले को उम्मीदवार जो है वो बिहार में बनाया गया। क्या लग रहा है सर? विवेक ठाकुर को लेकर के नाराजगी थी। वहाँ के जो स्थानीय विधायक पहले के हैं उन लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी में मरमरिंग की स्थिति थी। स्थानीय को लेकर के, चूंकि विवेक ठाकुर स्थानीय नहीं थे, पैराशूट कैंडिडेट थे, तो काफी नाराजगी थी। लोगों का उत्साह वैसा नहीं था कि विवेक ठाकुर के प्रति हम मतलब बढ़ चढ़ के वोट, नज़ारा दिखा भी। श्रवण कुशवाहा फिर एक गेम था लालू प्रसाद यादव का। हाँ, श्रवण कुशवाहा को उन्होंने उतारा था। हालांकि श्रवण कुशवाहा पिछले चुनाव में वो वहाँ राजवल्लभ यादव हैं, वहाँ के बहुत ही दबंग और कद्दावर नेता हैं। अभी फिलहाल जेल में हैं और निर्दलीय तौर पे उन्होंने अपने भतीजे एमएलसी को जिता लिया था। और उसके बाद जब उन्हें लग रहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं देते हैं तो और किसी यादव को आप दे दीजिए, लेकिन श्रवण कुशवाहा को नहीं दीजिए। लेकिन श्रवण कुशवाहा को वोट सिंबल मिला, वो लड़ाई में कूदे। तो राजवल्लभ यादव के जो भाई हैं विनोद यादव, वे भी सांसद के चुनाव में कूद पड़े, जिसका प्रभाव राजवल्लभ यादव का अपना इम्पैक्ट है नवादा में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है ना। तो इसका ही फायदा विवेक ठाकुर को मिल सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए वहाँ पर यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी जो है वो होती हुई जो है वो दिख रही है। कई प्रयोग लालू यादव ने इस लोकसभा चुनाव में किया, उन्हीं प्रयोगों में से एक नवादा में भी आप कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया। और ये प्रयोग इसलिए किया गया विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, इस पे हम ताकि बीजेपी से वो सीट छीन सके। हाँ, इस पे हम बाद में बात जमुई। अब चलते हैं जमुई में जो है वो एक तरफ फिर लालू यादव ने प्रयोग किया, युवा महिला चेहरे जो हैं वो अर्चना रविदास को चुनावी रण में उतारा। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के तरफ से जो है उनके जीजाजी अरुण भारती जो है वो चुनावी रण में थे। दोनों ही उम्मीदवार नए थे, नवेले थे। चुनाव जो है वो दोनों ही की तरफ से जो है नेक टू नेक किया गया। प्रधानमंत्री जब बिहार में बिगुल जो है वो जमुई लोकसभा क्षेत्र से ही चुनावी जो बिगुल जो है वो फूंकते हैं। क्या लग रहा है सर जमुई में? क्या आप लग रहा है कि चिराग पासवान जीत जाएंगे या टक्कर है जमुई सीट भी बहुत आसान आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो अरुण जी थे, इनके चिराग पासवान के जो रिलेटिव हैं, वो वहाँ खड़े हुए थे। और वहाँ के लोगों का मानना है, पत्रकारों का मानना है कि कोऑर्डिनेशन की लोगों की आपस में कमी थी। हाँ, जो होना चाहिए था कि एनडीए के जो जनता दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन करने में वो बहुत सक्सेस नहीं रहे, है ना। तो दूसरी तरफ अर्चना रविदास को लेकर के काफ़ी जोर तेजस्वी यादव ने भी वहाँ लगाया, उनकी रैलियों में काफ़ी भीड़ रही, ये बार बार गए। तो मैनेजमेंट, जो माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए था पॉलिटिक्स को लेकर के, वोट को लेकर के, चुनाव को लेकर के, बूथ पर पहुंचाने को लेकर के, ये चीज़ें नहीं हुई। और पहले फेज में ऐसा नहीं कि जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा सारे जगहों पे वोटिंग का प्रतिशत कम रहा था, और जमुई भी उसी में है। तो हाँ, लेकिन अब सवाल है कि अर्चना रविदास क्या चुनाव जीतेंगी, या मतलब या फिर ये चिराग पासवान के बहनोई जो हैं वो चुनाव वहाँ से जीतेंगे। ये जमुई सबसे एक मतलब जो कहा जाए ना कि जटिल है, जहाँ से आप परिणाम को अनाउंस कर सकते हैं, परिणाम के बारे में बोल सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो धरातल पर चीज़ें दिखती हैं देवांशु, वो यह कि आप जब गांव के अंदर जाते हैं, आप भी गए हैं, हाँ। तो वहाँ जब जाते हैं तो एक बड़ा
जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और नीचे की जो आबादी है, वो एक प्रकार से मोदी को लेकर के थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव ये अपना सेंस दिखाती वो है। जो पॉजिटिव है ना, वो हमको लगता है कि सभी लोकसभा क्षेत्र में एक बार जो मोदी की योजनाओं का सीधे हाँ, लाभ ले रहा है, मतलब बैग वो मोदी में का हो चुका। हाँ, गिलास में उतना पानी भरा हुआ है पहले हाँ, से, है ना। हाँ। और उसके बाद जो है उसमें बंटवारा आप कर लीजिए। हाँ। तो हालांकि कन्फ्यूजन है इसमें, आप दोनों को एज दे सकते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ। हाँ, फिर भी अगर मुझसे पूछा है तो मुझे लगता है, अगर कोई मुझसे पूछे, हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के कई जमुई के नेता जब हम फोन से बातचीत करते तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हार जाएंगे। ये भी फीडबैक है, क्योंकि हुआ क्या कि पहले और दूसरे चरण में ना एनडीए के कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिला था, और कई बूथों पर जो हमारे पास जानकारी जमुई में चिराग पासवान की पार्टी के पास जो है वो मतलब कि लोग ही नहीं थे बूथ पर। लेकिन फिर भी मोदी नाम है, क्योंकि पहली चुनावी जो है वो सभा पीएम मोदी जमुई में करते, तो मुझे लगता है कि शायद निकाल ले। खैर जो भी हो, अब चलते हैं तो दूसरे चरण में मतदान जो है कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए हुआ, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर। क्वेश्चन सर, क्या देख रहे हैं किशनगंज में कौन बाजी मारा? एक तरफ जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार जो है वो मुजाहिद आलम थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद जावेद जो है उम्मीदवार थे। कौन जीत रहा है? जेडीयू जीत पाएगी ये सीट, क्या कांग्रेस के पास? नहीं, वहाँ तीसरा कौन जो AIM अख्तरुल इमाम जो है वो AIMIM की तरफ से। हाँ, तो वहाँ देखिए इससे पहले भी 5 सीट उस इलाके में AIMIM जीत चुकी है, और इस बार अख्तरुल इमाम वहाँ थे और बड़े जोर शोर से वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनकी उम्मीदवारी भी बहुत पहले से घोषित थी। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं कि AIMIM जो उनके उम्मीदवार हैं अख्तरुल, वो वोट वहाँ नहीं काटेंगे। जिसका सीधा लाभ अगर मिलता है तो फिर जनता दल यू को मिलता है, क्योंकि वहाँ से पहले जावेद जो थे कांग्रेस वाले, वो 5 साल से वहाँ सांसद हैं, उनके प्रति नाराज़गी बहुत थी लोगों की। लेकिन ये कहा जाता है ना कि मुसलमान लोग परंपरागत कांग्रेसी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो एक जो 80% वोट है वहाँ, 70 से 80% वो उनका है। वो जिस तरीके का इलाका है, तो उन परिस्थितियों के अंदर कई लोगों का कहना है कि जावेद जो हैं वो वहाँ चुनाव निकाल लेंगे, क्योंकि कांग्रेस वहाँ खड़ी थी और मुसलमानों के लिए उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। और ऐसे भी आप देखेंगे कि विश्वास मुसलमान लोग जो हैं जनता दल यू के प्रत्याशी हों या भारतीय जनता पार्टी, जब एनडीए के साथ जनता दल यू चला जाता है तो वहाँ से मुसलमान विश्वास करना छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये मूल है। वहाँ एज हम कांग्रेस को देते हैं। ठीक है, सर की तरफ से एज जो है वो इंडिया गठबंधन, हाँ कांग्रेस को है किशनगंज में। और लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पूरे बिहार भर में इंडिया गठबंधन के ब्रांड एम्बेसडर प्रचार के तौर पर तेजस्वी यादव थे, और तेजस्वी यादव किशनगंज गए ही नहीं। चलिए अब अगली सीट पे आते हैं, कटिहार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जेडीयू की तरफ से जो है वो दुलाल चंद्र गोस्वामी थे, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से तारिक अनवर थे कांग्रेस के टिकट पर। क्या लग रहा है कटिहार में क्या हो रहा है? तारिक अनवर के लिए दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर के काफ़ी मरमरिंग है, और जिस तरीके से दुलाल चंद, मैं कटिहार में था, दुलाल चंद गोस्वामी को जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था उस तरीके से चुनाव वो लड़ नहीं रहे थे। पता नहीं क्या था, उनके अपने लोग भी नाराज़ थे, और मोदी नाम केवलम, मोदी के भरोसे, एनडीए के तो ऐसे सारे उम्मीदवार मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, उसमें दुलालचंद गोस्वामी तो एकदम मोदी के भरोसे थे कि इन्हीं के भरोसे हमारा जो है वो नैया जो है वो पार लग जाएगी। कटिहार में भी मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, जैसे कि किशनगंज में मैंने बताया, और कांग्रेस जो है ना वो एक अच्छा, कांग्रेस पे सबसे ज़्यादा फेथ करते हैं मुसलमान। इस बार अगर देखेंगे तो कांग्रेस पे सबसे ज़्यादा फेथ करते हैं, और वहाँ भी तारिक अनवर को लेकर के काफ़ी उत्साह था लोगों के अंदर। एक सुलझे हुए राजनेता हैं, वरिष्ठ हैं, कद्दावर राजनेता हैं, और लगता है लोगों को वो जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। मंत्री रह भी चुके हैं, एनसीपी में थे पहले कांग्रेस छोड़ करके शरद पवार के साथ। तो वहाँ भी मैं इंडी गठबंधन को एज दूंगा। हाँ, किशनगंज कांग्रेस, हाँ किशनगंज से इधर अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में खाता खुल सकता है तो संभावनाएं ज़्यादा है कि वो जो है कटिहार में खुल जाए। हाँ, अब चलते हैं पूर्णिया में एक तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा, दूसरी तरफ आरजेडी की उम्मीदवार थी पूर्णिया दूसरे चरण, और अगर बिहार का कह लें तो सबसे हॉट सीट था, और वहाँ तमाम मीडिया के लोग पहुँच रहे थे। पप्पू यादव
जो खुद जाप के संरक्षक थे, नेता थे, उन्होंने अलग हट के पार्टी बनाई थी। और पप्पू यादव के खिलाफ संतोष कुशवाहा थे। पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के उन्होंने कहा था, अब पता नहीं उन लोगों के बीच क्या बात हुई थी, अंततः वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, पटना में नहीं दिल्ली जाकर के शामिल होते हैं। उसके बाद भी लालू प्रसाद अड़ जाते हैं कि हम पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव को नहीं लड़ने देंगे। कहा तो यह जा रहा है कि पप्पू यादव को कहा गया था कि आप राष्ट्रीय जनता दल में चले आइए और जाकर के आप मधेपुरा से चुनाव लड़िए, लेकिन पप्पू यादव ने मना कर दिया कि चूंकि पूर्णिया, जैसे उन्हें प्रणाम पूर्णिया वगैरह कार्यक्रम पहले से लोकसभा क्षेत्र में वहाँ लगे हुए थे पिछले 9 महीने से 1 साल से, तो वे चुनाव हर कीमत पर पूर्णिया से लड़ना चाहते थे। पूर्णिया मेरी माँ है, बहुत तरह के मतलब एक भावुक कर देने वाला बहुत सारे बयान आया उनका, रोते गाते हंसते जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने रोया भी कि लालू प्रसाद यादव ने मेरे साथ ये क्या किया। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव वहाँ 4 दिन लगातार कैंप करते हैं और जनता दल यू की जो विधायक थी बीमा भारती रुपौली से, उनको टिकट दिया जाता है। तो लड़ाई वहाँ बहुत घमासान हो गया। मुझे लगता है कि लड़ाई पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में है। रुपौली से जो विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं तीसरे नंबर पे हैं, पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई है। पप्पू यादव का अपना एक वोट बैंक सारी जातियों के अंदर है और यही खौफ खाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को कि पप्पू यादव कहीं वहां से लीड न ले पाए। और ये शक है कि पप्पू यादव वहां से लीड ले सकते हैं। आपका जो फीडबैक है? तो पूर्णिया के लिए इंतजार करना ही उचित होगा 4 जून तक का। अब चलते हैं दूसरे चरण में, जो है वो भागलपुर में भी चुनाव हुए थे। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार थे जदयू के उम्मीदवार थे अजय मंडल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे अजीत शर्मा। क्या लग रहा है सर? अजय मंडल को लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी हाई था। उनके ही दल के लोग जो थे वो बहुत उन पे गुस्से में थे, उनके जात के लोग उन पे गुस्से में थे। अजीत शर्मा को कांग्रेस ने वहाँ से, चूंकि भूमिहार मतदाता 1.25 लाख से ज़्यादा हैं, तो भूमिहार को लेकर के एक गेम खेला था कांग्रेस पार्टी ने। और वो सीट कांग्रेस, चूंकि इंडी गठबंधन साथ था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के सबका सपोर्ट मिल रहा था उनको, तो ये बड़ी बात थी। और अजीत शर्मा काफ़ी मेहनत कर रहे थे वहाँ। अजय मंडल पूर्व से सांसद थे, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ था, लोग उनको नहीं चाहते थे। लेकिन वही सवाल था कि सियासत में मोदी एक ऐसा चेहरा है जिस पे विश्वास लोगों को बन रहा है, माने एक वर्ग का विश्वास बनता है। बहुत सारे लोग विरोध में हैं। लोकतंत्र का ये खूबसूरती है कि कुछ लोग विरोध में रहते हैं और कुछ लोग, वही हार जीत तय करता है। तो मोदी के नाम पर ही अजय मंडल और नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों के आधार पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अंत तक, जैसे आप देखे होंगे कि चुनाव में अंत तक चीज़ें बदल रही है। तो छोड़ो भाई, दे देते हैं, मतलब है। कई लोगों ने कहा कि गाली देते हुए, मैं कई जगहों पे घूमा हूँ, कैंडिडेट को गाली देते हैं, उम्मीदवार को गाली देते हैं, लेकिन वोट मोदी के नाम पे कर देते हैं। हाँ, ये बात है। वहाँ स्ट्रगल है। जो भी सीट निकालेगा काफी कम मार्जिन से निकालेगा। अजय मंडल को एज है, अजय मंडल को जो है वो एज है। अब ठीक है ना। बांका से जो उम्मीदवार थे वो गिरधारी यादव थे और जयप्रकाश नारायण यादव थे। जयप्रकाश नारायण यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और गिरधारी यादव पहले से सांसद हैं। तो गिरधारी यादव और दोनों यादवों के बीच टक्कर है। वहाँ राजपूत मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, अति पिछड़ा से लेकर के सारे मतदाता हैं वहाँ। गिरधारी यादव के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हाई था, लेकिन कहा जाता है राजपूत मतदाता भी कुछ चीज़ों को लेकर के वहाँ से नाराज थे जो सवर्णों में आते हैं, और भूमिहारों का वोट बहुत वहाँ नहीं था। जो मार्जिन था वो था, लेकिन कहा वो है ना कि एक फैक्टर जो काम कर रहा है कि चलो भाई कुछ नहीं है, नहीं आए हैं, छोड़ दो, इस बार दे दो, हमें तो मोदी चाहिए, देश में चाहिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव बड़े सुलझे हुए नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के केंद्र में राज्य जल संसाधन मंत्री भी वो रह चुके हैं। हाँ, वो रह चुके हैं, जल संसाधन ही मंत्री या कोई मंत्री थे। वो लालू प्रसाद यादव का उन पर खास अनुग्रह है। उनके एक भाई विजय यादव भी
विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं जमुई से। जमुई 2020 में वो हार गए थे बिहार सरकार में, श्रम मंत्री भी थे। तो उनका अपना एक वोट बैंक उस इलाके में है और राष्ट्रीय जनता दल का तो वोट बैंक है ही, माई समीकरण के सहारे राष्ट्रीय जनता दल चलता है। लेकिन और तीसरे चरण का मतदान जो है वो बीते 7 मई को हुआ, जहां पर झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया के लिए जो है वो चुनाव हुए। बात करते हैं झंझारपुर में जेडीयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल थे, तो दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो सुमन महासेठ थे। रामप्रीत मंडल धानुक समाज से आते हैं और सुमन महासेठ जो है वो बनिया समाज से आते हैं। क्या लग रहा है सर यहाँ पर आपको? देखिए, वहाँ गुलाब यादव ने खेल खराब कर दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और रामप्रीत मंडल से लेकर के बाकी आप जितने एनडीए के उम्मीदवार हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एमपी रहे हैं। मतलब इनका कोई परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा। लेकिन अब होता है ना कि एक कहावत है देहात में, होइल बिया मुरकरवा का। जो उम्मीदवार थे तो आप रामप्रीत मंडल को यहाँ गुलाब यादव ने खेल राष्ट्रीय जनता दल का खराब कर दिया और वीआईपी को सीट देने के बाद वहाँ यादवों ने बड़ा एक वोट किया गुलाब यादव। हाँ, तो वहाँ खेल खराब हुआ और वहाँ सीधे तौर पे एनडीए को एज है। सुपौल में सर क्या लग रहा है आपको? दिलेश्वर कामत हैं सुपौल में, अररिया में हैं प्रदीप और मधेपुरा में हैं ये दिनेश यादव वहाँ से थे, सांसद थे। खगड़िया तो आप ये राजेश वर्मा वहाँ थे। तो ये जो झंझारपुर तो मैंने ये बताया आपको, सुपौल दिलेश्वर कामत हैं। और दूसरी तरफ से चंद्रहास चौपाल, एक नया प्रयोग चौपाल जाति से जो है वो हाँ, लेकिन दिलेश्वर कामत वहाँ ठीक है। हाँ, दिलेश्वर कामत जो है वो सुपौल में ठीक है। अररिया में हाँ, तो अब आप देखिए वहाँ खेल क्या हो गया, दोनों भाई के बीच ही लड़ाई हो गई। हालांकि अररिया मुस्लिम बहुल है और वहाँ अगर ढंग से चीज़ों की जाए तो प्रोग्रामिंग अगर ठीक हो, कार्यक्रम चुनाव लड़ने का तरीका ठीक होता, प्रदीप सिंह को इन दोनों भाई के लड़ाई का सीधा फायदा मिल रहा है ना। वो मल्लाह की किसी जाति है, उसी से आते हैं और उसकी बड़ी संख्या है वहाँ, और वे वहाँ से चुनाव निकाल सकते हैं। हाँ, वो प्रदीप सिंह जो है वो गंगई जाति के उपजाति मानी जाती है निषाद समाज। अब मधेपुरा की बात आप कर लें तो चंद्रदीप यादव, समझिए बात को। हाँ, चंद्रदीप यादव प्रोफेसर हैं बड़ा, हाँ माने प्रोफेसर ही हैं। और चुनाव तेजस्वी यादव गए थे तो उनके यहाँ भीड़ भी नहीं थी, और चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो बड़ा लेंदी था। उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मधेपुरा में दिनेश यादव पुराने सांसद हैं, चुनाव लड़ने का उन्हें हुनर मालूम है। और दिनेश यादव भी नॉन परफॉर्मिंग एमपी थे, उन्होंने कुछ वैसा नहीं किया जिससे कोई प्रभाव हो। सब मतलब मोदी नाम केवलम के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक वोट बैंक नीतीश और मोदी का तैयार हुआ है वही उनका बेस था। चंद्रदीप यादव चूंकि एक बड़ा कोई चेहरा नहीं था, और बड़ा चेहरा भी नहीं था और युवा भी नहीं था, और लड़ाई लड़ने में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। तो दिलचस्पी जब नहीं दिखाइएगा और सामने वाला खिलाड़ी जो है वो कुश्ती पहले से लड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम तो होना तय है। प्रॉब्लम तो होना जो है तय है जी। अब चलते हैं खगड़िया राजेश वर्मा। हाँ, राजेश वर्मा जो है वो लोजपा की तरफ से उम्मीदवार थे और सीपीएम की तरफ से संजय कुशवाहा के द्वारा कई बातें ऐसी बोली गई राम मंदिर से लेकर के बाकी चीज़ों को लेकर। सीपीआई के जो उम्मीदवार थे कि ध्रुवीकरण को खुद ब खुद इन्होंने अपने बयान से ही बल दे दिया। राजेश वर्मा बाहरी थे, वो बाहर के थे, भागलपुर के थे, उन्हें लोजपा आर ने टिकट दिया था, वे चुनाव लड़ रहे थे। कई दिनों तक उनके साथ भागलपुर के लोग रहे, लेकिन धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बना और खगड़िया में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो लोग थे वे उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आए। फिर धीरे धीरे चुनाव उनका लाइन पे आया। हालांकि वहाँ महबूब अली कैसर अंतिम में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, जो सांसद किसके थे? ये चिराग पासवान के सांसद थे। लेकिन आप सबको पता है कि अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो राष्ट्रीय जनता दल को जाता है, नहीं तो कांग्रेस को जाता है, जो इनका गठबंधन है उसको जाता है। इन परिस्थितियों में खगड़िया में राजेश वर्मा को एज है। चलिए अब चलते हैं चौथे चरण में। चौथे चरण का मतदान जो है वो 23 मई को हुआ। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर।
तो हम शुरुआत मुंगेर करेंगे से सर। शुरू कर लीजिए। हाँ चलिए मुंगेर से शुरू करते हैं। मुंगेर में आरजेडी की तरफ से नया प्रयोग किया गया। मुंगेर में जो है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी रण में थी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जो है वो सिपाही। देखिए खेल कहाँ है ना कि इसमें मुंगेर में अब कह देता है लोग कि इसमें भी ललन सेन ने सेट कर दिया, अशोक महतो को उतरवा दिया। जो अशोक महतो की छवि एक कुख्यात की छवि रही, अपराधी की छवि रही, नरसंहारी की छवि रही, और जो जेल से निकलने के बाद अगर जो तथाकथित कुछ पत्रकारों से मिलने के बाद जो उनकी भाषा रही वो लोगों को गोलबंद करने में उन्हें लगा ही नहीं कि मतलब एक राजनेता के तौर पे इस तरीके की भाषा कोई बोल सकता है। हाँ, मतलब आग लगा देंगे। हाँ आग लगा देंगे, नहीं उसमें है कि हम इनसे मेरी लड़ाई है, इनसे हम लड़ते हैं, इनसे हमारा ये मतलब कुछ से कुछ बोलना मतलब। लेकिन अब अंतिम में शादी उदी करके और लालू यादव ने सोचा कि मुंगेर सीट पर अपना उतार दें और उनकी भाषा जो है सामने वाले लोगों को गोलबंद किया और जो उनके लोग थे उनको डरा दिया कि फिर इसी तरीके से करने के लिए और उनको पता नहीं था कि लड़ाई हमारा मतलब किसके साथ है। हाँ। तो मुंगेर में अशोक महतो साफ हैं, इसमें साफ है, उसमें कोई ईट और बट जो है वो नहीं। अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने कोई दायर किया था पुनः मतदान के पुनः लिए। मतदान। हाँ, वो खारिज हो गया। खारिज हो गया। चलिए अब बेगूसराय में चलते हैं। बेगूसराय में जो है वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो हैं वो गिरिराज सिंह जो है वो चुनावी रण में थे। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बेगूसराय की तरफ से जो उम्मीदवार हैं जो है महागठबंधन की तरफ से जो बेगूसराय में अवधेश राय सीपीआई की राय। तरफ से जो है वो उम्मीदवार थे। क्या लग रहा है यहाँ पर बेगूसराय आप बहुत इनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश था गिरिराज जी के खिलाफ, चूँकि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इस पर इनका बयान ज़्यादा आता है और यही शुरू से करते रहे हैं इनका। हाँ, इसी तरीके के बयान को दे करके ये हॉट बने रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं और लोगों को इनके प्रति नाराज़गी है कि काम कम करते हैं और इसी तरह के बयानों को दे करके मीडिया के मेन स्ट्रीम में बने रहते हैं। मीडिया को भी यही चाहिए। और लेकिन आपने कई वीडियो वायरल हुआ जहाँ इन्होंने तो शुरू में ही कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। तो इसका भी एक असर आया लेकिन स्थानीय लोगों की नाराज़गी काफ़ी थी। लेकिन जो वोट बैंक था वो वोट बैंक कहीं शिफ्ट करने वाला नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सामने अवधेश राय थे। तो फिर से वो होता है ना कि मार्क्सवाद लेनिनवाद की तरफ वहाँ के लोग नहीं जाना चाहते थे। तो अवधेश राय का अपना वोट बैंक है, वहाँ से कन्हैया का प्रयोग हो चुका है। हालांकि उस दौर में राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल अलग था, है ना, राष्ट्रीय जनता दल अलग था और ऐसा कहा जा रहा था कि बेगूसराय से अगर टिकट कांग्रेस को मिलता तो कन्हैया टिकट पे वहाँ चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहाँ भी आप गिरिराज सिंह को जो है वो ताज पहना सकते हैं। चलिए समस्तीपुर में क्या लग रहा है कौशलेंद्र? समस्तीपुर में खुद गया था, हाँ, सांबी चौधरी को के इलेक्शन में गए थे हम और वहाँ मैंने कवर किया था। अब मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य कि मैं जिस बूथ पे गया लोग मोदी का नाम ले रहे थे, बीजेपी का ये कर रहे थे और अशोक चौधरी वहाँ रह के जो उनके पिता हैं मंत्री हैं नीतीश सरकार में, 2 मंत्री के बेटे और बेटी के बीच वहाँ लड़ाई थी। एक जो खुद मंत्री हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट के, उनके बेटे सन्नी हजारी को टिकट दे दिया था कांग्रेस ने। वो हालांकि प्रयासरत थे कि हमें इनसे टिकट मिल जाए, स्थानीय थे। सांबी चौधरी जो किशोर कुणाल जो धार्मिक न्यास बोर्ड के ये हैं, महावीर मंदिर के धार्मिक बोर्ड के थे, महावीर मंदिर ट्रस्ट के ये चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी हैं, वो बड़ा चेहरा है। उनकी बेटे सायन कुणाल से उनकी शादी है जो भूमिहार जाति से आते हैं। तो एक तरह सवर्णों का एक तरफ गोलबंदी रहा तो दूसरी तरफ सांबी चौधरी दलित होने की वजह से, माने खुद अशोक चौधरी की बेटी हैं, तो दलित होने का लाभ भी उनको मिला कि वो सुरक्षित सीट पे पहले तो खड़ी हो गई। तो दोनों तरफ से उनको मार्जिन मिला, एज मिला कि भाई एक तरफ वहाँ और एक मंत्री रहने के नाते अपना हिसाब किताब उनका रहा, वो अपने तरीके से लोग से बात कर रहे थे, चुनाव लड़ने का उनको तरीका मालूम था। तो महेश्वर हजारी भी लगे हुए थे, स्थानीय थे। तो टक्कर है लेकिन चक्कर जो है वो घूम रहा है इनकी तरफ। हाँ, तो एज है और यहाँ पे मुझे तो लगता है कि निकाल ही लेंगे सांबा भी। चलिए अब चलते हैं उजियारपुर। एक तरफ उजियारपुर नित्यानंद राय अमित शाह गृह राज्य मंत्री, हाँ, गृह राज्य मंत्री और अमित शाह की जिगरी दोस्त। हाँ, अमित शाह ने तो ऐसा ही कहा था। हाँ, तो दूसरी तरफ आरजेडी के जो है वो जो आलोक मेहता उम्मीदवार थे।
क्या लग रहा है यहाँ पे नित्यानंद निकाल लेंगे, क्योंकि ये यादव वाला इलाका है, यादव वोट करेगा नित्यानंद राय को? हालांकि नहीं, 2019 में तो कर दिया। यादव वोट नहीं, 19 में भी एक मार्जिन वोट किया था, ऐसा हाँ। नहीं था। हालांकि कहा था 35% दी थी। धमौन जैसे पंचायत में, जहाँ प्रशांत किशोर भी अपनी रैली कर चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं, तो धमौन जैसे पंचायत में कुछ लोग कहते थे कि नित्यानंद राय को वोट देंगे, लेकिन एक मास जो है ना, लालू प्रसाद यादव को ही अपना लीडर मानता है। जैसे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में यादव अपना नेता मानता है, सपा जिसको टिकट दे दे उसे दे देंगे। जैसे मोदी अभी किसी को टिकट दे तो उनके जो लोग हैं वो उनको वोट दे देते हैं, यही होता है। तो नेता आधारित है। और मैं वहाँ गया, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है, बहुत उत्साह में था वहाँ वोटिंग। ये मैं यादवों के गांव में भी गया था, लेकिन यादव मतदाता जो थे वो इन्हें वोट नहीं कर रहे थे, है ना, और सीधे तौर पे। लेकिन यादवों के गांव में देवांशु ये बड़ी चीज़ थी कि वहाँ जो अति पिछड़ी जाति के लोग थे वो वोट कर रहे थे नित्यानंद राय को। उसी में सहनी में भी बंटवारा था, कुछ लोग इधर थे, चूंकि मुकेश सहनी उधर गए थे तो कुछ लोग इधर थे, सहनी में कुछ इधर थे कुछ उधर थे। अच्छा, आप जब मतदाताओं से मुद्दा पूछते हैं तो देश के नाम पर दे रहे हैं, विकास के नाम पे दे रहे हैं, विकास हुआ है और आगे होगा, मतलब इस तरह की बात वहाँ हो रही थी। वो सीट संकट में है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। उजियारपुर, हाँ, लेकिन अंततः हाँ जो है वो अगर निकल जाए, उजियारपुर से बरियार बन के निकलेंगे नित्यानंद। चलिए अब चलते हैं चौथा चरण में। यही मतदान हुआ था दरभंगा में। एक तरफ जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर थे, तो दूसरी तरफ ललित यादव उम्मीदवार थे। क्या यहाँ पर क्या लग रहा है, जीत जाएंगे गोपाल जी ठाकुर फिर से? दरभंगा में फिर से एक बार, हालांकि आक्रोश बहुत था। मैंने पहले भी कहा कि गोपाल ठाकुर भी नॉन परफॉर्मिंग सांसद हैं, उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश ज़बरदस्त है। वो लोग उन्हें किसी कीमत पर देखना नहीं चाहते थे, कई जगह पे उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल वही है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गाली देंगे, बात कहेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन वोट फिर वहाँ देंगे। दूसरी तरफ ललित यादव की छवि एक दबंग की छवि रही है। उन पे पहले पता नहीं अभी है कि नहीं, कई तरह के गंभीर आरोप रहे हैं। एक ड्राइवर के बारे में था कि उन्होंने नाखून उखाड़ लिया था। लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं, कई दफ़ा विधायक रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। माई समीकरण उनके पक्ष में रहा। लेकिन जो एक बड़ा वोट बैंक का हिस्सा है वो गाली बात देते हुए गोपाल ठाकुर को वोट दे रहा है, वोट देगा। यानी कि यहाँ पर भी है। जब पाँचवें चरण की अगर बात करें तो पाँचवें चरण में का मतदान जो है वो 20 मई को हुआ। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में जो है वो चुनाव हुए इस दिन। चलिए, सीतामढ़ी में जेडीयू के उम्मीदवार थे देवेश चंद्र ठाकुर। चलो मुजफ्फरपुर से ले लेते हैं, मुजफ्फरपुर से चलिए, बगल में मुजफ्फरपुर से लेते हैं। अजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, निवर्तमान सांसद थे, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति की वजह से काट दिया गया, और अजय निषाद अंततः शामिल हो जाते हैं कहाँ? अजय निषाद शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में। हालांकि मंच पर खड़गे के द्वारा कहा जाता है कि आपका नाम क्या है, चूँकि नए नए गए थे, और वे शामिल होते हैं वहाँ। शामिल होने के बाद लड़ाई को कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतलब मुखिया भी इनसे बेहतर चुनाव लड़ता है। तो किसी के नाम पे चुनाव लड़ना और खुद चुनाव लड़ना, दोनों में अंतर होता है। तो अपनी ही पार्टी के जो लोग थे, अब चुनाव में कौन नहीं जानता कि धनबल और बाहुबल दोनों लगता है ना। लेकिन अजय निषाद और जो सामने वाला उम्मीदवार था जिसे उन्होंने 4.5 लाख मतों के अंतर से पिछली दफ़ा हराया था, उसके प्रति भी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वोट बैंक जहाँ था आपस में बटे हुए थे। वोट बैंक का जो बंटवारा दिखता है माई समीकरण का, चूँकि जाति आधारित राजनीति से बिहार अभी ऊपर नहीं उठ पाया है। चुनाव के दौरान भी वही होता है, जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव ने किसी को भी उतार दिया तो यादव मतदाता राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि को ही वोट करेंगे, है ना। हाँ। तो ये बात वहाँ है। अजय निषाद वहाँ फिनिश, मतलब ये राजभूषण निषाद, मुझे लगता है, हाँ मुझे भी लग रहा है, जो मेरे पास ना चाहते हुए भी लोग वोट दे रहे हैं। हाँ, राजभूषण निषाद जो है वो एज है और निकाल ही लेंगे, और ऐसे भी बीजेपी की ये स्ट्रॉन्ग सीट है बिहार में। अब चलते हैं सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ जो है वो उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से अर्जुन राय थे। क्या लग रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर के लिए एज है यहाँ? हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर के लिए इसमें कोई क्लियर है। चलिए सीतामढ़ी, हालांकि भीतर घात की आशंका थी उन्हें, और अंततः
संजय झा से लेकर के तमाम बड़े लोग, फिर मोदी भी जाते हैं, रैली करते हैं। तो ब्राह्मण मतदाता वहाँ हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और वहाँ पे जो सीतामढ़ी में मुसलमानों की भी संख्या है, यादवों की भी संख्या है, भूमिहार अच्छे खासे हैं वहाँ। तो ये वहाँ ठीक ठाक है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में देवेश जी ठीक है, हाँ वो ठीक ठाक है। और यहाँ लग रहा है कि निकाल लेंगे आराम से। हाजीपुर थोड़ा बात कर लीजिए आप चलते हैं हाजीपुर। हाजीपुर में एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ आरजेडी के शिवचंद्र राम। हाँ, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं शिवचंद्र राम। हाँ, हालांकि अंत तक उन्हीं के पार्टी के जो कुशवाहा थे चिराग पासवान के, वो वहाँ बाजाब्ता ये करके, और उन्होंने कहा कि कुशवाहा वोट नहीं देगा चिराग पासवान को। 3-4 लोग थे चिराग पासवान की पार्टी की ये बगावत किया। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना करके जो ट्रम्प कार्ड खेला था कुशवाहा को, उससे कुछ बहुत लाभ नहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ। जो जहां था उस मुताबिक उन चीज़ों को कर गुजरा। हाँ, समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये वोट का खेल हुआ है। लेकिन चिराग पासवान, चूँकि रामविलास पासवान वहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, रामविलास पासवान ने वहाँ काफ़ी कुछ काम किया है, तो चिराग पासवान के लिए वहाँ से एज बनता है। चलिए अब चलते हैं सारण। चलते हैं सारण में क्या होगा। एक तरफ रोहिणी आचार्य आरजेडी की, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी। सारण में जब वोटिंग हुए उस दौरान भी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं काफी बवाल। सारण में सांस राजीव प्रताप रूडी की अटकी हुई है, और वहाँ वोटिंग के दिन ही आपने देखा कि काफ़ी विवाद हुआ। रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुँचती हैं, वहाँ उन्हें वोटिंग किया जाता है, हटाया जाता है। दूसरे दिन गोली चलती है और 2 लोग मारे जाते हैं, है ना। उसके बाद वहाँ इंटरनेट वगैरह पे रोक लगा दिया जाता है। हालांकि सारण इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ उसके 4 विधानसभा जो हैं सारण जिले के, वो महाराजगंज में भी पड़ता है। तो वो एक केंद्र बिंदु था 2 लोकसभा क्षेत्रों का। और सारण में रूढ़ी फंस चुके हैं, है ना, फंस चुके हैं। यहाँ से जो है वो ये सीट कोई भी निकाल सकता है, कहना अब जो है अभी जल्दीबाजी इंतजार कीजिए 4 तारीख का। चलिए अब हो गया है। अब मधुबनी चलते हैं। मधुबनी में भी चुनाव 5वें चरण में हुआ। मधुबनी अब जल्दी थोड़ा खत्म करते हैं। मधुबनी में अशोक यादव थे राष्ट्रीयता पे, और चूंकि हुकुमदेव नारायण यादव उनके पिताजी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मतलब कहा जाता है राष्ट्रवाद बनाम मोदी बनाम आदर्श, फातमी पुराने खिलाड़ी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो फातमी से उनकी लड़ाई है। पिछली दफ़ा तो वो भारी मतों के अंतर से चुनाव निकाले थे, लेकिन वो जो मुद्दा था, वो माहौल था, उसमें बहुत बेसिक अंतर आ चुका है। मतदाता अपने हिसाब किताब से सांसदों को लेकर के सियासत कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसीलिए मधुबनी में थोड़ा सा दोनों में बड़ा मतलब जोरदार लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि निकाल लेंगे। कहते हैं ना कि आपने कहा ना बीच में कि कुछ जगह वोटर हैं गाली दे दे के भी वोट जो है वो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा ना हो जाए मधुबनी में ऐसा कुछ हो जाए। चलिए खैर, अब चलते हैं पश्चिम चंपारण। जल्दी में खत्म करें। 25 मई। हाँ, बीजेपी के उम्मीदवार थे छठा चरण। 25 में। हाँ, छठे चरण में अब हम चलते हैं। और छठे चरण वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव हुए। शुरुआत हम करेंगे वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर में जेडीयू के उम्मीदवार थे सुनील कुमार, और तो दूसरी तरफ कोयरी समाज से आते हैं ये उम्मीदवार, और आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो दीपक यादव। ये तेजस्वी यादव के मंच पर ही शामिल हुए थे, और मंच पर शामिल होने के बाद वही इनके टिकट का ऐलान किया गया। दीपक यादव एक बड़े उधर के उद्योगपति हैं, चीनी मिल है इनका, और ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की घड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे ये। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और काफ़ी दिनों से वहाँ काम कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि हमें वहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, लेकिन गठबंधन में यह सीट फिर से एक बार जनता दल के हिस्से में चली गई। वहाँ से सुनील सांसद थे। सुनील कुमार जो थे वे बैद्यनाथ महतो के लड़के थे जो कुछ दिन पूर्व गुजर गए थे। तो सुनील भी बहुत ज़्यादा उधर लोकप्रिय नहीं हैं, तो वो मोदी के भरोसे हैं। और दीपक यादव माई समीकरण के भरोसे हैं। उनके पास काफ़ी पैसा भी है, ठीक है ना। चुनाव लड़ने में सुना जाता है कि उन्होंने कोताही नहीं बरती है। सुनील भी चुनाव लड़ रहे थे। ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक है उधर, तो आप ब्राह्मण समझते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन अंततः मूव किधर कर जाता है ना। तो ये
वही है कि लाभ कुछ मिलता दिख रहा है। हाँ चलिए अब चलते हैं पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी विधायक, मुखिया भी रहे और विधायक भी रहे, है ना। तो ये मदन मोहन तिवारी की खासियत रही है, पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। संजय जायसवाल तो लालटेन भी पकड़े हैं और फिर बाद में उन्होंने कमल भी पकड़ लिया। संजय जायसवाल से पहले उनके पिता भी वहाँ के सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के संजय जायसवाल कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष थे। हालांकि इनके खिलाफ भी आक्रोश है लोगों के अंदर, लेकिन संजय जायसवाल मुझे जो लगता है कि जीतते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं संजय जायसवाल। अब चलते हैं पूर्वी चंपारण। राधा मोहन सिंह, बड़ा नाम, 7 बार सांसद रह चुके हैं, अब रिकॉर्ड बनाने के लिए ये चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो यहाँ से राजेश कुशवाहा। नहीं तो एज मिल गया राधा मोहन को फिर से, उसमें इसमें कुछ नहीं। हाँ मुझे भी लग रहा है कि निकाल लेंगे। चलिए तो फिर अब आगे शिवहर बढ़ते हैं। सीट। शिवहर चलते हैं। लवली आनंद है, आप गए हैं, आप हाँ, थोड़ा बताइए वहाँ। मुझे तो लग रहा है कि लवली आनंद को यहाँ पर एज है, एक लाइन में ही खत्म कर दे। तो हालांकि चुनाव ऋतु जायसवाल की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से लड़ा गया। महिला वर्सेस महिला जो है वो यहाँ पर चुनाव हुआ। वैश्य बहुल सीट ये मानी जाती है और ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से ही आती थी, राजपूत समाज से लवली आनंद आती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रचार किया गया लवली आनंद की तरफ से, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके पति, सब अलग अलग मोर्चा संभाले हुए थे, विधानसभा वाइज जिम्मेदारी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज मुझे लगता है शिवहर में है लवली आनंद को। अब चलते हैं वैशाली। एक तरफ है मुन्ना शुक्ला और दूसरी तरफ है बीना देवी। क्या लग रहा है, ये फंस गई है ये सीट? सीट फंस गई, हाँ सीट फंस गई, सीट फंस गई है। मुन्ना शुक्ला चूंकि भूमिहार जाति से आते हैं, दबंग हैं और वोट लेने में 80% भूमिहारों का 75% वे कामयाब रहे हैं। दिनेश सिंह भी पुराने खिलाड़ी हैं और दिनेश सिंह चूंकि बीना देवी को लेकर के वहाँ आक्रोश था लोगों के बीच में, तो देखिए क्या होता है। लेकिन वहाँ सीट फंसी हुई है बुरी तरह। हाँ वहाँ मुन्ना शुक्ला आराम सीट निकाल सकते हैं। मुन्ना शुक्ला भी सीट जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि वैशाली सीट को आप कह सकते हैं कि फंसी हुई सीट आप कह सकते हैं। अब अगला चलते हैं, हम चलते हैं गोपालगंज। गोपालगंज में सर क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है गोपालगंज कौन जीतेगा इस बार? गोपालगंज भी जिस तरीके के प्रत्याशी सामने थे, चुनाव जिस तरीके से वहाँ हो रहा था, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि गोपालगंज में एक तरफ जेडीयू के आलोक सुमन हाँ, थे जो कि, और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के प्रेमनाथ चंचल थे। प्रेमनाथ चंचल थे। वीआईपी पार्टी को सीट जाने से नाराजगी लोगों में थी। हाँ। और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं था। तो आप किसी को, अब ऊपर का चेहरा बड़ा होता है ना, तो नीचे का चेहरा चीज निकाल लेता है। हाँ। लेकिन ऊपर का चेहरा जो था वो बड़ा नहीं था। ऊपर का चेहरा बड़ा नहीं था। हाँ, तो ये मान लिया आप किसी को टिकट दे देते हैं ऐसे ही, तो उसका क्या मतलब? जाने ही अनजाने ही सही, गोपालगंज में समीकरण जो है वो एनडीए के लिए बैठ गया। चलिए एक लाइन में अब चलते हैं सिवान। सिवान में जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार रही विजय लक्ष्मी, तो दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो हिना शहाब थी, और तो तीसरी तरफ से अवध बिहारी चौधरी भी थे। किसको यश देंगे ये सीट? देखिए हम लोग तो वहाँ गए हैं, वहाँ देखे हैं हिना शहाब। हम वहाँ बूथ पे भी उस दिन भी गए थे। हिना शहाब को भी वोट वहाँ मिल रहा था, लेकिन बताया जाता है ना कि वहाँ अपना एक वोट बैंक है। अवध बिहारी चौधरी पुराने नेता रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अभी विधायक भी हैं, तो उन्हें टिकट दिया है लालू प्रसाद यादव ने। और अवध बिहारी चौधरी की लड़ाई कमज़ोर हिना शहाब ने कर दी, है ना। चूँकि रमेश कुशवाहा बिल्कुल नया चेहरा थे, उनके खिलाफ आक्रोश था। कविता सिंह का सीट जो है वो छीन लिया गया था राजपूतों से, तो राजपूत में भारी नाराज़गी थी। और शहाबुद्दीन अगर माले के ज़माने में देखिएगा तो उस ज़माने में वे लड़ाई लड़ते थे माले से, नक्सलियों से, और इसलिए सवर्णों का वोट उन्हें मिलता है, समझ रहे हैं। लेकिन आप भी गए थे, हम लोग नवलपुर से लेकर के बहुत सारे सिवान के जगहों पे गए थे जहाँ लड़ाई थी। हाँ लड़ाई थी और हिना साहब को वहाँ वोट मिल रहा था। तो वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और यही त्रिकोणात्मक संघर्ष रमेश कुशवाहा जैसे लोगों के लिए, जो उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी है, उनको एज दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इन दोनों में संघर्ष यह है कि हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी में रमेश कुशवाहा के सामने लड़ाई में रहेगा कौन। चलिए अब चलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज में बीजेपी से जनार्दन सिंह सिकरीवाल उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ आकाश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए आकाश सिंह वहाँ नए थे, हालांकि 1 महीने के अंदर उनके पिता जो
राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश सिंह पुराने खिलाड़ी हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं, और उन्होंने बाजाबता कैंप किया वहाँ, लगातार लोगों से संपर्क किया, अपने स्वजातीय लोगों से संपर्क किया, कुशवाहा लोगों से, फिर राजपूतों से बने। लेकिन उन्हें लग रहा था सिग्रीवाल के खिलाफ वहाँ गुस्सा काफ़ी था, उनके खिलाफ भी वही जो था ना कि कोई काम नहीं, छठ घाट और बाकी बनवा लिए, बाकी कोई वैसा काम नहीं जिससे कि उनको लोग हाथों हाथ लें। और होता है ना कि अब एक ही आदमी को देखते देखते मन उब गया, तो 14 में भी सिग्रीवाल और 19 में भी सिग्रीवाल, तो 10 साल से थे, तो 10 साल में लोगों का उनके खिलाफ गुस्सा था। महाराजगंज में आकाश चूंकि नया कैंडिडेट हैं, भूमिहार मतदाताओं के प्रति माने जोश था उसमें, महाराजगंज से लेकर के हम लोगों ने भी कई जगह कवर किया। हालांकि वहाँ भी अपने अपने तरीके से लोग समीकरण भिड़ा ले रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखिएगा कि कुशवाहा हो गए, यादव मतदाताओं की संख्या हो गई, मुस्लिम मतदाता हो गए, मुस्लिमों ने भी वहाँ एग्रेसिव वोटिंग की है, तो आप अगर सिग्रीवाल और आकाश में कांटे की टक्कर देखती है तो थोड़ा आकाश को आप थोड़ा यहाँ एज दे सकते। एक 7वें चरण की बात करें, यानी कि 1 जून, यानी कि आज ही की तारीख है, और आज ही जो है वो मतदान संपन्न हो गए। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद। जल्दी में चलेंगे, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। नालंदा में क्या देख रहे हैं? मैं तो जहानाबाद से आ रहा हूँ। जहानाबाद में त्रिकोणात्मक संघर्ष है एक बार फिर से, जैसे महाराजगंज की बात मैंने की और काराकाट में राजपूतों की बात की, तो यहाँ भूमिहार का जो वोट है, एग्रेसिव वोट अरुण कुमार के पास जा रहा है ना। चढ़ विरोधी के छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर नारा था वहाँ। अरुण कुमार वहाँ के पुराने 2 बार से सांसद जीत चुके हैं और उनकी छवि अच्छी थी, तो वो एक दफ़ा फिर खड़े हो गए जब उन्हें लोजपा ने टिकट नहीं मिल पाया, सीटिंग नहीं हो पाई, तो जहानाबाद से वो खड़े हुए। वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। सुरेंद्र यादव के लिए भी वहाँ भीतर घात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जो विधायक वहाँ के हैं यादव, वे नहीं चाहते हैं कि सुरेंद्र यादव यहाँ से सांसद बने, और भीतर घात दिख भी रहा था। चंद्रवंशी को लेकर के लोगों में गुस्सा बहुत था, लेकिन आज जब हम घूम रहे थे वही तीर छाप वाली बात थी कि चलिए कोई बात नहीं, मोदी के नाम पे चीज़ें चली जा रही थी, वोट दिया जा रहा था। तो ये सीट काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर ये दोनों के बीच में लड़ाई जम जाती है, मतलब अरुण कुमार अच्छा वोट काट लेते हैं, तो सुरेंद्र यादव के लिए सीट, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, इंडी गठबंधन के लिए सीट निकल सकती है। मतलब सुरेंद्र यादव के लिए भी चांस है, लग रहा है। अच्छा, चलिए अब चलते हैं नालंदा में जो है वो जेडीयू की तरफ से कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ जो है लेफ्ट पार्टी की तरफ नालंदा ठीक है। हाँ, हालांकि लड़ाई अच्छी थी पिछली दफ़ा और बाल बचे थे, कौशलेंद्र जी जीत गए थे, लेकिन इस बार तो वो मोदी के नाव पे सवार हैं और उनका अपना वोट बैंक है वहाँ, और अति पिछड़ा और बाकी जो है माले के संदीप सौरभ खड़े हैं। ठीक है, नए लोग हैं और नए वहाँ से उन्होंने ताल ठोका है, मतलब, लेकिन वो लड़ाई बहुत ज़्यादा मुझे उस नहीं दिख रही है। नालंदा सीट जो है वो निकाल लेंगे जेडीयू के उम्मीदवार। पटना साहिब क्या लग रहा है? ये तो सीट ही बीजेपी की, लालू ही खुद मान चुके हैं, रविशंकर, इसमें कोई ये नहीं है, रविशंकर निकाल लेंगे इसे। पाटलिपुत्र में रामकृपाल फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोट का प्रतिशत बढ़ा है और मार्जिन ऑफ वोट जो जीत का अंतर यहाँ रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है ना, बहुत कम रहता है। और मीसा भारती लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने 14 में भी चुनाव लड़ा और 19 में भी चुनाव लड़ा, तो पाटलिपुत्रा में रामकृपाल की गाड़ी फंसती नजर आ रही है। कुछ देर में वोटिंग प्रतिशत सामने आएगा। जो अब तक जो वोटिंग के रुझान आए हैं उसके हिसाब से पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में वोट जो है वो खूब हो रहा है पिछले और इसमें लालू प्रसाद यादव ने खास करके राहुल गांधी को बुलवा करके रैली भी करवाया। हालांकि पटना साहिब में उन्होंने रैली की और यहाँ भी रैली उन्होंने की पालीगंज में, तो उनके इलाके में रैली भी हुई है, भीड़ भी काफ़ी थी रैली में, ये बड़ी बात थी। मतलब कि कहने का लब्बुल लबाब सर ये है, अभी फंसते नजर आ रहे हैं, फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि मीसा भारती जो है वो ये सीट निकाल ले। और अब हम चलते हैं आरा में क्या लग रहा है सर, टक्कर दे पाएंगे सुदामा? आर.के. सिंह ने बहुत काम किया है। आरा चूंकि उधर माले काफ़ी गढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आरा में जो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद सिटिंग विधायक हैं, तरारी से विधायक हैं, और उन्होंने सुनील पांडे को वहां से हराया था बड़ा कम वोट से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया था।
तो वे हार गए थे। लेकिन आर.के. सिंह ने जिस तरीके से काम किया है और जो हमें सुनने में आता है, तो आप आर.के. सिंह को माइलेज दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सासाराम। सासाराम में एक तरफ बीजेपी के शिवेश राम श्री पासवान का टिकट काट दिया गया। हाँ, दूसरी तरफ कांग्रेस के मनोज राम। यहाँ पर भी क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से पूछिएगा तो मैं कह दूंगा बीजेपी के लिए जी। आप क्या मानते हैं? हाँ, बीजेपी। चलिए, काराकाट बहुत कस वाली सीट मेरे हिसाब से हो गई है, हालांकि सर के हिसाब से क्या है वो जानते हैं। एक तरफ पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, तो दूसरी तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए के उम्मीदवार है, तो इंडी गठबंधन से उम्मीदवार है राजा राम कुशवाहा। देखिए देवांशु, भीड़ को वोट में तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। एक तो नॉन वोटर्स उसमें बहुत होते हैं। बस तो आपको देखने के लिए, और बाकी पवन सिंह चूंकि भोजपुरी का सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी में अपना और गाना वाना जो समझते ही हैं कि कुछ लोगों की स्पेशल पसंद होती है, पवन सिंह को सब कोई स्वीकार नहीं कर सकता है ना। तो पवन सिंह एक खास जो मेंटलिटी के लोग हैं उनके बीच में हैं। अब तो चूंकि राजपूत जाति से हैं, ठीक है ना, तो राजपूत होता है ना कि नहीं हमारी जाति का लोग आ गया तो हम उसके प्रति अट्रैक्टिव हो गए, जैसे महाराजगंज में हुआ, जहानाबाद में हुआ। तो पवन सिंह को तो बीजेपी ने टिकट दिया था, वहाँ से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि अब कहते फिर रहे हैं कि हमें तो ये उन्होंने दे दिया, फिर गाना के विवाद हो गई। तो जबकि एक दिखाया गया कि जैसे ही टिकट मिलने की बात सामने आई तो पवन सिंह ने हाथ वगैरह जोड़ करके और बड़ा, और भारतीय जनता पार्टी की भी न जाने कौन मजबूरी होती है कि अब इन्हीं लोगों को टिकट दे दे के पता नहीं सीटों को किस तरीके से जीता जाता है, जीतने की कोशिश में रहते हैं। पवन सिंह राजपूत मतदाताओं को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन कुशवाहा से लेकर के बाकी जो मतदाता हैं वहाँ लड़ाई जो है वो राजाराम कुशवाहा और इनके बीच में उपेंद्र कुशवाहा वोट करेंगे। हो सकता है राजाराम भी तो कुशवाहा है। नहीं, ये जो मुझे जो समझ में आई है बात, और लोगों से बात करने पर भूमिहार, कुशवाहा, कहार, चंद्रवंशी, पासवान और मांझी, ये सारा वोट जो है वो कुशवाहा की तरफ मूव किया है, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, राजाराम कुशवाहा की तरफ। लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। मैं अभी भी मानता हूँ कि ये सीट फंसी हुई, लेकिन कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी बता रहे हैं कि नहीं, इनके हिसाब से जो इनको फीडबैक मिला उसके हिसाब से ये सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा। बाकी कौन क्या कह सकता है किसी के बारे में, कौन क्या कह सकता है। तो चलिए, हमने आपको पूरी बक्सर 40 सीट का हाल बताया। एक सीट बची रह गई है, वो है बक्सर। बक्सर में सर आप क्या देख पा रहे हैं? बक्सर में क्या होगा? बक्सर में ददन पहलवान भी खड़े हैं, एक एसपी साहब भी थे, आनंद जी, वो भी आ गए वहाँ से, ब्राह्मण मिथिलेश तिवारी हैं वहाँ हैं, मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह हैं, सुधाकर सिंह है बसपा से हाथी। हमने वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी जो बात समझ में आ रही है उसमें, इन कन्फ्यूजन के बीच में, मतलब जो आपसी लड़ाई चल रही है उसमें मिथिलेश तिवारी जो है वो निकल जाएंगे। मिथिलेश तिवारी जो है वो इस सीट निकाले। तो चलिए, हमने ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 40 सीट का हाल बताना था, 40 सीट पर बताना था कि कौन जीत रहा है, कौन किसको एज है, किसको एज नहीं है। चलिए कि जाते जाते एक आध सवाल मेरे मन में है। ओवरऑल अगर हमने 40 सीटों का आकलन किया, उसमें कि 10 से 11 सीटें आपने बताई कि फंस रही हैं, ठीक है। इन 10-11 सीटों में से जो फंसी हुई सीटें हैं वो क्या सभी फंसी हुई सीटें वो मतलब इंडिया को चली जाएंगी, इंडिया गठबंधन? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल होगा कहना परिणाम के बारे में, क्योंकि जो दो चुनाव 14 और 19 के चुनाव से इस चुनाव का कैरेक्टर अलग है, मिजाज ही अलग है। मिजाज अलग इसलिए है कि आप वो चुनाव एक प्रेसिडेंशियल बे में लड़ा गया। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मतदाताओं की राय कुछ बनी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जैसे नोटबंदी अगर 17 में होता है, बेरोजगारी की बात पहले हो रही थी, तो अब ये सारी चीजें दिख रही हैं और इस पर लोग बोलने लगे हैं, शिकायत करने लगे हैं, है ना। तो ये बड़ी बात है कि आप कोई वैसा मुद्दा राष्ट्रीय नहीं था जिस पर आप, मतलब एक सामूहिक चीजों को लेकर के मोदी भी चल रहे थे कि हमने ये किया। अचानक कोई बम्प नहीं हो रहा था कि हाँ इस चीज पे एकदम वोटिंग हो गई, है ना। और इधर दूसरी तरफ जो मतदाता हैं, ठीक है, मोदी का अपना, जो मैंने कहा कि हम कई गांव में घूमे हैं, उनके पास गए, अति पिछड़ा और दलित मतदाताओं के बीच में गए, वहाँ उन लोगों ने बताया कि भाई हमारे लिए मोदी हमारा प्राण है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बेनिफिशियरी है। हालांकि उसमें से कई लोग कहने वाले हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं क्यों, किलो मिलता है। हाँ, ये बात है।
वहाँ थोड़ी जाति वाली भी बात आ जाती है। लेकिन एक बड़ा जो वोट बैंक है, लेकिन सवाल इसमें देवांशु यह है कि उन्हें मूव कौन कर पाता है, वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, कौन ले जाता है उनको वोट बैंक, वहाँ पहुँचाता कौन है ना, ये बड़ी बात हाँ, है। जैसे कि एक यादव वोटर ने वोट दे दिया एनडीए को, तो उनके घर से फोन आया कि राशन कार्ड में नाम पड़ जाएगा। ये सब भी चलता रहता है बिहार हाँ, में। मैंने है वो एक अलग तरीके की बात है। हाँ। और लोग जीते इसी तरीके से। बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है। तो मेरा जो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि 30 पे तो बीजेपी एकदम क्लियर है, हाँ, एनडीए क्लियर है कि ये सीटें तो उनके पास रहेगी। 10 सीटें फंसी हुई है। अब इसमें देखना है कि कौन सी सीटें किसके पास रह सकती है। हो सकता है कि ये जो 10 सीटें फंसी है उसमें 5-6 एनडीए निकाल ले, हो सकता है कि 4-5-6 ये इधर भी निकाल सकता है। तो इसके लिए आपको 4 तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि सर, जो मुझे लगता है कि अगर 100 वोटर्स हैं, वोटिंग जो है वो परसेंटेज जो है वो 60% होता है। 20-20% तो वोटर जो है हार्डकोर वोटर दोनों साइड के होते हैं। 20% जो वोटर हैं वो स्विंग वोटर होते हैं, जो कहीं भी मूव कर जाते हैं। इन्हीं वोटर के सहारे जो है वो चुनावी नतीजे जो हैं वो प्रभावित होंगे। वोटिंग खत्म हो गए हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए 4 जून का, और 4 जून को ही तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी, कौन जीत कौन हार रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।